यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता का अंश हैं और ये सवाल जो आपने सुने वो इस वक्त फिलिस्तीनी लोगों के सामने आकर के खड़े हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं कि 19 जनवरी को फिलिस्तीन के गजा में युद्ध विराम लागू हुआ। गजा पट्टी के मोर्चे पर लड़ाई रुक गई, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से में नया मोर्चा खोल दिया। 21 जनवरी को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप में अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन आयरन वॉल। इस ऑपरेशन में पिछले 4 दिन में कुल 12 लोगों की मौत हुई है और लगभग 40 लोग घायल हुए हैं, ऐसा फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। इजरायली सेना ने कहा है कि हम मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं और इसका फोकस फिलहाल वेस्ट बैंक की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। एक तरफ गजा में लोग टूटे फूटे ही सही अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, दूसरी तरफ जेनिन रिफ्यूजी कैंप के बाशिंदे महफूज ठिकानों की तलाश में घरों से दूर जा रहे हैं। उन्होंने घर में घुसने से पहले भारी गोलीबारी की, फिर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ गए। मैं बाहर गई और उनसे शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने हम सभी को बाहर आने को कहा। मेरे पति और 2 बच्चे मेरे साथ थे। हम बैठे रहे, उनसे उनकी आईडी जांची, उनकी तलाशी ली और उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने मेरे फोन पर लिखा कि हमारे पास अपना सामान समेटने और भाग जाने के लिए 15 मिनट है। तो आज के शो में हम जानेंगे इजराइल ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन क्यों शुरू किया है, वेस्ट बैंक का इतिहास क्या है, सीजफायर के ठीक बाद वेस्ट बैंक में हमला करने का इजराइल का मकसद क्या है, इन सब पर अमेरिका की जो नई सरकार है उसका रुख, उसका रुझान कैसा है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne-K and ITIL। बस पैक ले आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले एक नक्शा देखिए आप। स्क्रीन पर आपको 2 इलाके दिख रहे होंगे, पहला गजा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। फिलिस्तीन इन्हीं 2 प्रांतों से मिलकर के बनता है, वेस्ट बैंक और गजा। वेस्ट बैंक की एक सीमा जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे से लगती है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। ये तो हुई कुछ बुनियादी बातें। पूरा मामला समझने के लिए वेस्ट बैंक और जेनिन रिफ्यूजी कैंप का इतिहास समझना भी जरूरी है। ब्रीफ में ये भी समझ लेते हैं। साल 1516 से लेकर 1917 तक मिडिल ईस्ट के इलाकों पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। इसी साम्राज्य में फिलिस्तीन की जमीन भी आती थी। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ और 1917 में ब्रिटेन की सेना ने फिलिस्तीन में दस्तक दी। 1918 खत्म होते होते फिलिस्तीन ब्रिटेन के हाथ में था। तब उस इलाके का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। अरब आबादी सबसे ज्यादा थी और महज 6% वहां पर यहूदी रहते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर ज़ायनिस्ट संगठनों ने ब्रिटेन पर जोर डालना शुरू किया कि यहूदियों को यहाँ बसने की जगह दी जाए। ब्रिटेन ने इसके लिए एक समझौते को मंजूरी भी दे दी। इसको बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम स्थापना करने की बात चली। 1920 और 1940 के दशक में यहूदी भारी संख्या में पूरी दुनिया से आकर के यहाँ बसने लगे। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की यातना झेलने के बाद ये संख्या और भी बढ़ने लगी। 1947 तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 6% से बढ़कर 33% हो गई थी। इससे अरब और यहूदी आबादी के बीच तनाव बढ़ गया, कुछ विवाद हिंसक भी होने लगे। इसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। 55% जमीन यहूदियों को दे दी गई, 45% हिस्सा अरब आबादी के लिए छोड़ दिया गया और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। अरब देशों को ये बात नागवार गुजरी। उनका कहना था कि इस प्लान के तहत कम आबादी वाले यहूदियों को ज्यादा जमीन दी गई है। ब्रिटेन ने 14 मई 1948 को सारा मामला यूएन को सौंप करके जमीन को आजाद कर दिया। इसी तारीख 14 मई 1948 को दुनिया में इजराइल नाम का मुल्क वजूद में आया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही 5 अरब देशों ने आक्रमण कर दिया इजराइल पर। इजराइल इस लड़ाई को अपनी आज़ादी की लड़ाई बताता है। 1949 में लड़ाई खत्म हुई, समझौते हुए, गजा इजिप्ट के हिस्से में आया, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जॉर्डन के हिस्से में आया और वेस्ट यरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। लेकिन इन सब के बीच यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को इस जमीन से भगा दिया, खदेड़ दिया। लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी
अपनी ज़मीन छोड़ करके भागे, कुछ ने पड़ोस के देशों में शरण ली, कुछ फिलिस्तीन के ही अलग अलग ज़मीन के हिस्सों में शरणार्थी बन करके रह गए। ऐसा ही एक हिस्सा था फिलिस्तीन का जेनिन। ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। इस जमीन के टुकड़े ने हजारों फिलिस्तीनियों को शरण दी। लोग यहाँ टेंट लगा करके रहने लगे। इस समय यहाँ 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इस तरह के 19 और रिफ्यूजी कैंप मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कैंप यही है, जेनिन रिफ्यूजी कैंप। इसके अलावा वेस्ट बैंक में लगभग 7 लाख इजरायली सेटलर्स भी रहते हैं। सेटलर्स उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिन बस्तियों में ये लोग रहते हैं उन्हें सेटलमेंट कहते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध बताते हैं इन सेटलमेंट्स को। इजराइल की वेस्ट बैंक में 250 से भी ज्यादा अवैध बस्तियां हैं। वेस्ट बैंक पर राज किसका चलता है? जून 1967 में इजराइल और अरब देशों में 6 डे वॉर लड़ी गई। इस वॉर में मिडिल ईस्ट का नक्शा बहुत हद तक बदल गया। इसी वॉर में इजराइल ने जॉर्डन के हाथ से ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक को छीन लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा बना हुआ है, लेकिन 1993 में यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और इजराइल की सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसे ओस्लो अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में PLO ने इजराइल को मान्यता दी थी। वहीं इजराइल ने बदले में PLO को फिलिस्तीन का प्रतिनिधि माना था और फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनाई थी, जिसको PA कहते हैं। PA का काम था फिलिस्तीन की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासन और सिविलियन मामलों की देखरेख करना। लेकिन ओस्लो अकॉर्ड में लिखी गई शर्तें कभी जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं की जा सकी। इजराइल ईरान समर्थित गुटों को काउंटर करने का हवाला दे करके वेस्ट बैंक में हमले करता रहता है। हालिया हमला उसका पिछले 2 साल में इस तरह का तीसरा हमला है। ये पिछले 2 वर्षों में इजरायली सेना का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। पिछला बड़ा हमला इजराइल ने अगस्त 2024 में किया था। उसमें 10 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। अब जानते हैं कि 21 जनवरी से अब तक क्या क्या हुआ, एक उसकी टाइमलाइन। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन्स और टैंकर्स पर लाउडस्पीकर लगा करके कैंप खाली करने के आदेश दिए। अहम रास्तों को बंद कर दिया, इलाके को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। सैकड़ों रेफ्यूजी कैंप छोड़ करके चले गए। जेनिन के गवर्नर कमाल अबू अल रौब ने CNN को बताया कि अब कैंप लगभग खाली हो चुका है। पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। चारों तरफ घेराबंदी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हथियारबंद बुलडोजरों से सड़कें खोद दी गई हैं। इसकी वजह से शहर में आवाजाही मुश्किल हो गई है। अल रौब ने कहा कि 20,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इजराइल ये ऑपरेशन क्यों चला रहा है? इजराइल का दावा है कि जेनिन कैंप ईरान समर्थित लड़ाकों के लिए अड्डा बन गया है और हम उन्हें खत्म करके रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री हैं इजराइल कैट्स, यही नाम भी है उनका। जो देश जिस देश के रक्षा मंत्री हैं वही देश का नाम भी है उनका। उन्होंने कहा है कि सेना ने गजा से सबक लिया है और वो वेस्ट बैंक में उसे इस्तेमाल कर रही है। हम ईरानी हुकूमत को वेस्ट बैंक में बसने वाले इजरायलियों के जीवन को खतरे में नहीं डालने देंगे। इजरायली सेना ने जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया वैसे ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप से अपने कदम पीछे हटा लिए। PA दिसंबर से ही जेनिन कैंप में जेनिन ब्रिगेड समूह के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। जेनिन ब्रिगेड एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें अलक्सा शहीद ब्रिगेड, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ और अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके आते हैं। उस ऑपरेशन को PA ने प्रोटेक्टिंग द होमलैंड नाम दिया था। PA का कहना था कि जेनिन ब्रिगेड भाड़े के सैनिक हैं और वो ईरान के इशारों पर नाचते हैं। ये लोग फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के नियंत्रण से बाहर अपना इलाका बनाना चाहते हैं जहां इनका कानून, इनका राज चले। लेकिन अब इजरायली अधिकारियों का कहना है कि PA उग्रवादी समूहों को दबाने में सफल नहीं रहा है। उसे जितना करना था उसने कर लिया। अब हमें खुद ये काम करना होगा। 22 जनवरी की रात इजरायली सेना ने जेनिन के बाहर बुरखिन इलाके में एक इमारत के अंदर घुस करके गोलीबारी की। इसमें 2 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। इसके बाद मरने वालों की तादाद 12 हो गई। इजरायली सेना ने 23 जनवरी को हत्याओं की पुष्टि की। दावा किया कि ये दोनों फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ से जुड़े थे और इन्हीं लोगों ने 6 जनवरी को वेस्ट बैंक के कलकिलिया प्रांत के फुंडुक गांव में इजरायली सेटलर्स पर हमला किया था। इसमें 3 इजरायलियों की मौत हुई थी और 6 घायल हुए थे। अब हमास के आर्म्ड विंग अल कासम ब्रिगेड ने इन्हें अपना मेंबर बताया है। इजराइल की नीति साफ है। इजराइल हर उस आतंकवादी से हिसाब लेगा जो इजरायलियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कल रात ऑपरेशन आयरन वॉल के तहत इजरायली सेना ने बुरकिन गांव में 2 इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों को मार गिराया। इन दोनों आतंकवादियों ने 6 जनवरी को फंडुक में गोलीबारी की थी। इस हमले में 3 इजरायली मारे गए थे। इस ऑपरेशन को इजराइल के दक्षिणपंथी धड़े से खुला समर्थन मिल रहा है। नेतन्याहू सरकार के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने
21 जनवरी को एक बयान दिया, बोले कि हम वेस्ट बैंक में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं और कैबिनेट ने फैसला किया है कि वेस्ट बैंक की सिक्योरिटी इजराइल के लिए एक ऑफिशियल मकसद होगी। हमने बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बातचीत की। उनसे पूछा कि क्या इस तरह के बयान वेस्ट बैंक के लिए खतरे की घंटी की तरह हैं? क्या आने वाले समय में इजराइल की ओर से इस तरह के ऑपरेशंस और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बेत्सलेल स्मोट्रिक अकेले नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। अभी कल ही जो इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेट, उनके चीफ ने भी कुछ इस तरह का ही बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, अब जितने भी दक्षिणपंथी लोग हैं वो वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक ना कह के समारिया कहते हैं। तो उनका कल का एक बयान था शिन बेट के लीडर का कि अब हमारा फोकस समारिया की तरफ होने वाला है और हम वहां अपना अप्रोच इस हिसाब से चेंज करेंगे कि जैसे गाजा में उनका टारगेट, उनका वाकया ये था कि जैसे गाजा में हमने ये कोशिश करी है कि टेररिज्म को न सिर्फ खत्म किया जाए बल्कि टेररिज्म को पैदा होने वाली कैपेबिलिटी को ही नष्ट कर दिया जाए, वो उसी तरह की अप्रोच अपनाना चाहते हैं। और उसका पहला एक्सपेरिमेंट वो वेस्ट बैंक की सिटी जेनीन में कर रहे हैं। जेनीन के अंदर जो एक रेफ्यूजी कैंप है वहां पे वो कर रहे हैं। देखिए, मैं पिछले भी एक इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि मुझे बार बार ये अंदेशा आ रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स पर अंदेशा आ रहा है कि जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं इजराइल में, उनको ये उम्मीद होने लगी है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं पावर में तो शायद ये सबसे सही मौका है। आज तक उनके पास ऐसा मौका नहीं था कि पूरे वेस्ट बैंक को वो कब्जा ले, मतलब मिलिट्री कब्जा वहां है पहले से, लेकिन पूरे वेस्ट बैंक को इजराइल का ही सोवरेन पार्ट बना लिया जाए, वो ग्रेटर इजराइल का पार्ट बन जाए। तो इस तरह के बयान जब आते हैं तो लगने लगता है कि शायद उसी तरफ एक पुश मिलने वाला है और उम्मीद ये करी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए हैं नए नए इजराइल की तरफ, चाहे यूएन की तरफ हो, वो सपोर्ट करेंगे इजराइल के दक्षिणपंथी लीडर्स का। अच्छा, एक सवाल युद्ध विराम से भी जुड़ा हुआ है। ये हमला गजा में सीज फायर लागू होने के ठीक 2 दिन बाद हुआ। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या इससे गजा सीज फायर पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, कनेक्शन बिल्कुल है दोनों के बीच में। जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में मिलिट्री एक्शन चल रहा था, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट बैंक में भी कुछ आर्म्ड ग्रुप्स ने या फिर कुछ आर्म्ड इंडिविजुअल्स ने, इक्का दुक्का लोगों ने अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर। अभी ये जरूर समझ में आने लगा है कि इजराइल की आर्मी का और शिन बेत का ये अंदेशा है कि अगर गाजा को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है और हमास की कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, तो कहीं ये ना हो कि ईरान का फोकस अब वेस्ट बैंक के ऊपर आ जाए। जिस तरह गाजा को इजराइल का विरोध करने का एक गढ़ की तरह ईरान देखने लगा था, वैसे ही शायद वेस्ट बैंक को ना देखने लगे। ये एक बहुत बड़ा मकसद है इजरायली आर्मी का कि इस तरह की कोई भी स्थिति को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि जितने भी वेस्ट बैंक के अंदर ही जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, उनमें काफी आर्म्ड ग्रुप्स हैं। उनमें से कुछ हमास के ही मेंबर्स हैं, उसमें कुछ पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के मेंबर्स हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं जिनको हमास और इस्लामिक जिहाद कई बार सपोर्ट करता है, लेकिन आर्म्ड ग्रुप्स हैं। 20 जनवरी को अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी स्टांस को बदल दिया था और सेटलमेंट्स को वैध करार दिया था। जो बाइडेन फिर से पुराने स्टांस पर लौट गए। ट्रंप की सरकार के कई नामांकित लोगों का कहना है कि इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का हक है। ट्रंप ने यूएन में अमेरिकी राजदूत के तौर पर एलिस स्टेफनिक को नॉमिनेट किया था। उन्होंने 21 जनवरी को एक बयान दिया। वो बोली कि इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जा करना एक उसका बिब्लिकल राइट है। तो मुश्ताक हुसैन से हमने पूछा कि क्या ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के बाद इजराइल के हौसले इस इलाके में और भी बुलंद हो गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है, चाहे वो इजराइल में अमेरिका के राजदूत हों या संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत हों, ये सब लोग एक अलग आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं जिसको क्रिश्चियनिटी के अंदर ही इवेंजेलिकलिज्म कहा जाता है। इवेंजेलिकल जो बिलीफ है वो ये मानता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में वो काफी विश्वास करते हैं और उनके हिसाब से ये जो एरिया है वो बाइबल में भगवान ने यहूदियों के हाथ में दी थी। उनका ये बहुत स्ट्रांग विश्वास है। और ये जितने भी डिप्लोमेट्स या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जा रहा है, ये इवेंजेलिकल बिलीफ से काफी इंस्पायर्ड लगते हैं। और इस तरह के बयानात के बाद इजराइल में जो कट्टरपंथी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, खासकर जो सेटलर मूवमेंट है, उसके बड़े हौसले बुलंद हो रहे हैं। और हमें अब देखने को मिलता है कि पिछले 2 महीने से ही हमने देखा है, खासकर जब से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कि सेटलमेंट एक्टिविटी और बढ़ने लगी है।
बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो घर हैं, जो गांव हैं, उनका वाटर सप्लाई काट दिया गया है, पानी की सप्लाई काट दी गई है, घरों को तोड़ा जा रहा है। और इजरायली सेटलर्स को नए सेटलमेंट बनाने के, नए घर बनाने के नए परमिट्स बहुत इशू हुए हैं पिछले 3 महीनों में। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए लगता है कि इजराइल के जो सेटलर मूवमेंट है और उनको सपोर्ट करने वाले या उनके ऊपर डिपेंड होने वाली जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके हौसले जरूर बुलंद हो रहे हैं। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से जुड़ी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर ने तालिबानी टॉप लीडरशिप के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। इसमें तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी का नाम भी शामिल है। करीम खान ने तालिबान नेताओं और जजों पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने और महिला अधिकारों के हनन के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा तालिबान पर महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित रखने के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। 23 दिसंबर को उन्होंने इस बाबत बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को मानवता के विरुद्ध अपराध के तौर पर देखा जाना चाहिए। तालिबान ने उन लोगों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वो अपने खिलाफ मानते हैं। अगर ICC में अरेस्ट वारंट पर जज की मंजूरी मिल जाती है तो तालिबान के सुप्रीम लीडर और चीफ जस्टिस किसी और देश में किसी मेंबर देश की यात्रा पर जाते हैं जो ICC का मेंबर है, तो उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि खुद ICC के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। दूसरी खबर है आज की अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किया था। इनमें से एक ऑर्डर के तहत बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका की एक कोर्ट ने इस आदेश पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। दरअसल ट्रंप के फैसले के बाद कुछ अमेरिकी राज्य इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। उनका तर्क था कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। इस संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी मिलती है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट का एक दिलचस्प बयान भी सुनिए। जज ने कहा कि मैं लगभग 4 दशकों से बेंच पर हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। अब सुर्खी है गूगल से जुड़ी हुई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गूगल पर एक रिपोर्ट छापी है और दावा किया है कि गूगल ने सीधे तौर पर गजा जंग के दौरान इजराइल की मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले हफ्ते से ही गूगल के कर्मचारी इजरायली सेना को नई AI तकनीक मुहैया कराने में जुटे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि गूगल ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय और सेना की मदद की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट निम्बस। इसके तहत 2021 में गूगल और अमेजॉन ने इजरायली सरकार और सेना को क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और बाकी टेक्नोलॉजी मुहैया कराई थी। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध शुरू किया। कर्मचारियों को डर था कि गूगल की तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से गूगल ने 50 कर्मचारियों को फायर भी कर दिया था। फिर गूगल ने इस कॉन्ट्रैक्ट से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाई, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने दस्तावेजों का हवाला देकर के लिखा है कि कंपनी ने मदद अपनी ओर से करना जारी रखा। दिन भर की अन्य खबरों के लिए अब रुख करते हैं न्यूज रूम का। आज के दुनियादारी में खबरों का सिलसिला यहीं तक। जाते जाते जरूरी सूचना कि दी लंदन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। उसे देखिए और जरूर बताइए। दुनियादारी में आज इतना ही। देखते रहिए दी लंदन टॉप।